दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई को। देखो ये जो कंसेप्ट है ना प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बाकी सभी चैप्टर्स किए थे, राइट जैसे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने कर चुके हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। हमने मोस्ट ऑफ जैसे कि नेचर ऑफ सप्लाई हो गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया है, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया है, ठीक है, एंड कंपोजिशन स्कीम का चैप्टर हो गया है, और इवन जो फर्स्ट से लेकर 5th चैप्टर थे हमारे, इन सब के ऊपर हमारी जो एमसीक्यू की सीरीज है ये भी ऑलरेडी आ चुकी है। एंड टैक्सेबल इवेंट, लिवाई एंड कलेक्शन, ये सभी चैप्टर्स हम कर चुके हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इन सबको जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा मतलब लेंथी आपको लग रहा था टाइम ऑफ सप्लाई, है ना, आज हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई कि कौन से स्थान को हम सप्लाई समझेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है हमें, राइट, कह रहे थे या नहीं कह रहे थे। सो मैं आपको बताती हूँ ये मुश्किल नहीं है, हाँ, बट ये लेंथी है। लेंथी होने के कारण आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है। हम भी इस चैप्टर को ना कम से कम 2 वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्म है कि सिमिलर है, बहुत सारी ऐसी टर्म है जो नहीं आई है, उसको हम ट्रिक के साथ समझेंगे। अब यहां पर देखो एक शब्द आ रहा है प्लेस और सप्लाई का। अब सप्लाई का तो मतलब समझ में आ गया कि जब हम क्या करते हैं एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान, देखो ये आपको यहाँ पे नक्शे के थ्रू नजर आ रहा होगा, ये हमारा भारत है, यहाँ इस एरिया से ये इस एरिया तक पहुंचाना सप्लाई हो रही है। अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, चाहे आप सप्लाई किसकी करो, गुड्स की कर रहे हो, चाहे आप सप्लाई किसकी कर रहे हैं, सर्विसेज की कर रहे हैं, तो वो सप्लाई तो है। बट इनमें से सप्लाई प्लेस कौन सा डिसाइड होगा कि प्लेस ये है, सप्लायर का प्लेस माना जाएगा या फिर रिसिपिएंट का प्लेस माना जाएगा। अब कंफ्यूजन सबसे ज्यादा जीएसटी के अंदर, जीएसटी के कंसेप्ट को एप्लीकेबल करने के अंदर हमें यही कंफ्यूजन होती है कि क्या ये जो प्लेस हम सप्लायर का माने या फिर हम किसका माने, रिसिपिएंट का माने। इन दोनों में से किसी एक की बात चल रही, उसी को तो मानेंगे ना, वही स्थान मानेंगे ना सप्लाई का, जैसे कि हमने टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर डिस्कस किया था, राइट, ठीक है, कि किस टाइम हम सप्लाई मानेंगे। उसके अंदर भी हमने सेक्शंस के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उसको डिस्कस किया था, राइट। तो इस चैप्टर के समझने के लिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उसको इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, देन इसके अंदर 4 सेक्शन हैं, उन चारों सेक्शंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 9 जो है ना, वो कहीं ना कहीं जो सेक्शन जो चैप्टर 9 था इसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था। बस इसके अंदर तो क्या करना है, मुझे आपको बस ये बताना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होने वाला है, दैट्स इट, ओके। अब इस चैप्टर के अंदर चारों सेक्शन हैं, उन चारों सेक्शंस का जो बेस है ना वो 4 ही पॉइंट है। उन 4 पॉइंट्स को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, जिसके थ्रू मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी, ओके। तो जैसे हमारा जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट चैप्टर्स को भी हम रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट कौन सा होता है। देखो लास्ट चैप्टर हम साथ साथ रिवाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी रिवीजन होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखो क्या है कि जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट है, टैक्सेबल इवेंट है वो कौन सा इवेंट होता है, जब भी हम क्या करते हैं सप्लाई करते हैं। सप्लाई चाहे आपकी गुड्स की है, सप्लाई चाहे आपकी सर्विसेज की है, उसे हम क्या कहते हैं जी, हम सप्लाई कहते हैं, और वही हमारा क्या होता है टैक्सेबल इवेंट होता है, जिसके कारण एक कंसेप्ट निकल कर आता है लिवाई एंड कलेक्शन का, राइट, पढ़ा था हमने, ओके जी। अगर लिवाई हमारा इंटरस्टेट हो रही है तो कौन सा सेक्शन लगेगा, इन केस लिवाई हमारी इंट्रास्टेट हो रही है तो सेक्शन हमने याद बहुत अच्छे से किए थे, उम्मीद करूंगी अब आपको भी याद होंगे, आप मेरे साथ रिस्पॉन्स कर पा रहे होंगे, राइट। तो अगर मैंने बात की थी इंट्रा सप्लाई की, तो उसके अंदर जो सेक्शन था सेक्शन 9 के बारे में डिस्कस किया जा रहा था, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। अगर बात की जा रही है इंटरस्टेट सप्लाई की, आईजीएसटी जिसके अंदर अप्लाई होता है, वहां पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 के बारे में डिस्कस किया था,
याद है आपको? चलिए, तो इसके अंदर हमारा CGST प्लस SGST ये अप्लाई होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहने वाला है, किस टाइम हम सप्लाई मानेंगे, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्कस किया था, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। और उन टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हमने डिस्कस, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो हो गया है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ सप्लाई। आज का जो चैप्टर है ना, नेचर ऑफ सप्लाई, आज का जो चैप्टर कौन सा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले नेचर ऑफ सप्लाई पार्ट समझना होगा, तो इसलिए कहूंगी कि प्लीज विजिट कीजिए चैप्टर 9 की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कब कब हम क्या, किसे हम क्या मानेंगे, कौन सी सप्लाई हो रही है, क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट्स थे। सेक्शन जो 7 है वो किसको डिफाइन कर रहा था, इंटरस्टेट सप्लाई को, और सेक्शन 8 जो है हमारा इंट्रास्टेट सप्लाई को डिस्कस कर रहा था, ठीक है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर नेचर ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, रीजन यही है कि इसमें आपको यह पता चल जाता है कि जो आप सप्लाई कौन सी कर रहे हैं। अगर आपकी इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब क्या है, जब आपके ऊपर IGST लगेगा। अगर इन केस इंट्रास्टेट हो रही है तो आपके ऊपर CGST लगेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि आपको टैक्स की रेट का पता लग जाए कि टैक्स की रेट कितनी एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट पॉइंट इज दैट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सेकेंड थिंग इज दैट कि यहां पर हम देखेंगे कि जो आपका सप्लायर है और आपका जो रिसिपिएंट है, इनकी लोकेशन क्या है, दैट मीन्स लोकेशन ऑफ किसकी, सप्लायर की लोकेशन देखेंगे और रिसिपिएंट की लोकेशन देखेंगे, क्योंकि आप जब कोई सप्लाई कर रहे हैं वहां पर यही 2 पार्टी मेन है ना जो रोल अदा कर रही हैं, राइट। तो सप्लायर की लोकेशन देखेंगे और हम रिसिपिएंट की लोकेशन देखेंगे, ठीक है जी। यहां तक हो गया अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन, ओके। देन अब आ जाते हैं इसके जो 4 पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान से रखने हैं, ठीक है। देखो, चैप्टर को समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर इस चैप्टर को समझना है ना, इवन आप बिल्कुल हाफ करके देख लीजिए इस वीडियो को, बट पूरा कंसंट्रेशन से देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है, बेसिक चीजें कि आपको ऐसे लगे कि सिमिलर है ये। तो दैट्स अ रीजन कि आप इस वीडियो को बहुत कंसंट्रेशन से देखेंगे, बहुत डेडिकेशन से देखेंगे कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाए, ओके। चलिए, तो अब यहां पर आ जाती है कि जो सप्लाई होती है वो किस किस की होती है। एक तो होती है बच्चे गुड्स की होती है और एक हमारी सर्विसेज की होती है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई को भी यहाँ पे 2 पार्ट्स के अंदर ही डिवाइड किया गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई को हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की डिसाइड करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की डिसाइड करेंगे, ओके, ठीक है जी। गुड्स को भी फिर आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है इन 2 पार्ट्स के अंदर, और सर्विसेज को भी डिवाइड कर दिया गया है इन 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब अगर बात की जाए गुड्स की, तो यहां पर देखेंगे कि क्या गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम गुड्स बाहर वालों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स एक तो ये देखेंगे कि अदर देन imported into and exported from इंडिया। समझ गए हो कि एक तो हम ये देखेंगे कि क्या हम भारत के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर क्या हम भारत से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अदर देन का केस है, एक केस आ जाएगा कि यही सेम कि इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। गुड्स के केस में तो हम ये देखेंगे बच्चे, ठीक है। एक तो भारत की इंक्लूडमेंट बता रखी है कि आप या तो इंक्लूडमेंट है यहाँ पर कि इंपोर्ट भी करते एक्सपोर्ट भी करते, और एक यहाँ पे है अदर देन, इनको मतलब इंक्लूड नहीं किया। सर्विसेज की बात यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर हमारा लोकेशन के बेस पे 2 बाइफरकेट किया गया। क्या है, फर्स्ट ऑफ लोकेशन के अंदर ये देखा गया है कि जो आपका सप्लायर है एंड जो आपका रिसिपिएंट है, क्या वो दोनों के दोनों विद इन इंडिया से बिलोंग करते हैं।
दैट मीन्स कि उनकी लोकेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है, हमारे इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, ओके या फिर ऐसा हो सकता है आउटसाइड द इंडिया की बात की जा रही है कि या तो एक सप्लायर आउटसाइड इंडिया हो सकता है, रिसिपिएंट विद इन इंडिया हो सकता है, या फिर सप्लायर विद इन इंडिया का हो सकता है, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का हो सकता है, या फिर दोनों ही आउटसाइड इंडिया के हो सकते हैं। तो एक कंडीशंस यहाँ पे बढ़ेंगे, ओके तो ये था आपका पूरे के पूरा चैप्टर जो कि हम अब स्टार्ट करने वाले। ये मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया है, ये हमारा प्रीवियस रिवीजन हो गई है यहां से, देन यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले नेचर ऑफ सप्लाई के बारे में जानना, देन उसके बाद लोकेशन जानना सप्लायर की एंड रिसिपिएंट की, देन उसी के बेस पे आगे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई है क्या। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। चलिए तो देखो क्या लिखा हुआ है, द प्लेस ऑफ सप्लाई प्ले एन क्रूशियल रोल इन द डिटरमाइनिंग द टैक्स रेट एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टैक्स। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, किसमें कि हमारा जो टैक्स रेट है, कितना टैक्स रेट एप्लीकेबल होना चाहिए उसको निर्धारित करने में ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्यों? द प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन वेदर द ट्रांजेक्शन इज इंट्रास्टेट एंड वेदर द ट्रांजेक्शन इज इंटरस्टेट। इंट्रा की बात की जाए तो विद इन स्टेट की बात की जा रही है, जहां पर CGST और प्लस SGST दोनों अप्लीकेबल होंगे। अगर बात की जाए इंटरस्टेट की तो वहां पे IGST लगेगा। यही बात यहां पे एक्सप्लेन की हुई है, ओके। आइडेंटिफाइड दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सप्लाई। क्या नेचर है आपकी सप्लाई का, क्या वो इंट्रास्टेट है, क्या वो इंटरस्टेट है, वेदर इट्स गुड्स एंड सर्विस, चाहे वो गुड्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं नेक्स्ट पर्सन को या फिर सर्विसेज की प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें बस यहाँ पे नेचर पता होना चाहिए कि वो कौन सा है, विद इन स्टेट कर रहे हैं या फिर आउटसाइड द स्टेट कर रहे हैं, ओके। और दूसरी थिंग क्या है जो आपको याद रखनी है कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट। क्लियर है पॉइंट? यही पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और साथ ही साथ ये क्यों जरूरी है, पता है क्यों है? क्योंकि आपको काफी सारे बेनिफिट्स भी तो उठाने पड़ते हैं ना, जैसे कि आपको रेट के बारे में पता लगेगा। अगर आपकी बात की जाए रेट, मैं कह रही हूं कि आपका जो सप्लाई है वो इंट्रा है, तो जो रेट है ना वो डिवाइड होके लगेगी इक्वल ही। IGST की हमेशा इक्वल होती है, CGST प्लस SGST इज ऑलवेज इक्वल टू द IGST, राइट। बट इनकी रेट तो अलग अलग, आपकी जो इनवॉइस उसमें अलग अलग शो होगी। दूसरा, अगर आपने इनपुट टैक्स दिया होगा तो उसका क्रेडिट लेने के लिए भी तो आप एलिजिबल हो जाएंगे ना। तो दैट्स अ रीजन कि आपको इन सभी के बारे में बेनिफिट उठाना है, तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी फाइनल जो सप्लाई है वो कहां हो रही है। क्यों? देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि GST दिस आर द डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन प्लेस कंजप्शन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स का मतलब क्या है कि जो हमारा GST है ना, तो पहले था एक ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल, बट जैसे ही GST अब हमारे अप्लीकेबल हुआ, इंप्लीमेंट हुआ है भारत के अंदर 2017 के अंदर, क्या कि उसने कहा है कि जो GST होगा ना डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल होगा। वो क्या कहता है कि जहां पर फाइनल कंजप्शन हो रही है ना, जो फाइनली उस सर्विसेज या फिर उस गुड्स को यूज किया जा रहा है, वही क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई की बात की जा रही है। इसीलिए इस पॉइंट को यहाँ पे डिसाइड किया गया है। और ये टैक्स को डिटरमाइन करने के लिए भी जरूरी होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये पता चल जाए कि हमारे ऊपर कौन सा टैक्सेबल इवेंट लगने वाला है, टैक्सेबल जो टाइप है वो लगने वाली है, उसको डिफाइन करने के लिए। देखो आपको मैंने हर तरीके से समझाने की कोशिश की है, बातें हैं 3-4, बट हाँ उसको लिख सकते हो आप अलग अलग, क्योंकि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर डिफरेंट जो मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, कोई 2 नंबर में आता है, कोई 4 नंबर में आता है, कोई 6 नंबर, तो आप इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। चलिए तो अब यहाँ पे एक और तरीका है, अगर फिर भी अभी तक किसी को समझ नहीं आया कि प्लेस ऑफ सप्लाई होता क्या है, ये डिटरमाइन करता है उस प्लेस को जहां पर टैक्स हमारा एप्लीकेबल होता है। अब नॉर्मल सी बात है, जो GST है डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है। मैंने कहा कि यहाँ पे ये हरियाणा है और ये पंजाब है, ठीक है, ये आपस में ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमें नेचर ऑफ सप्लाई पता लग गई कि IGST का कंसेप्ट लगने वाला है, ओके जी। अब यहाँ पर GST क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंसेप्ट है, तो यहाँ से ये सप्लायर है, ये कंजप्शन है, तो इस स्टेट को अधिकार होगा कि IGST को यहाँ पर कलेक्ट करे, राइट। तो दैट्स अ रीजन कि आपकी टैक्स की रेट कहाँ अप्लीकेबल होगी, वो प्लेस का डिटरमाइन करना होता है, और डिटरमाइन करना टाइप ऑफ टैक्स, कौन से टाइप ऑफ टैक्स लगने वाला है, और साथ ही साथ नेचर ऑफ सप्लाई को भी ये बताता है। और हाँ, जो हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ सप्लाई के अंदर कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो
चाहे वो कैसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो इंट्रा स्टेट कैटेगरी के अंदर आपको नजर आ रही हो, वो फिर भी हम उसे क्या कंसीडर करते हैं, इंटर स्टेट कंसीडर करते हैं। ऐसी हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि ये एक एक्सेप्शन है, राइट। वो एक्सेप्शन कौन कौन से, ये हमेशा याद रखनी है आपको। ये इसलिए मैंने इस चैप्टर के अंदर भी इंक्लूड किया क्योंकि इसमें आएगी ये चीजें। क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और बाय द स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और यूनिट और नॉट कंसीडर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन द इंट्रा स्टेट। ऐसी सप्लाई या तो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दे रहे हैं, या इकोनॉमिक जोन यूनिट या डेवलपर किसी को दे रहे हैं, या फिर वो हमें दे रहे हैं, उनको हम कभी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। वे ऑलवेज ट्रीटेड होंगे किसमें, इंटर स्टेट सप्लाई में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई रेट होगी, क्या कि अगर क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ऐसा कोई सामान है जो हमारे इंडिया के अंदर आ चुका है, एक फर्स्ट टाइम हम उसे क्या मान रहे हैं, इंटर स्टेट। जैसे भी कोई भी इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट जितना भी होता है उसके ऊपर हम कैसी टैक्सेबल यूनिट्स होती है, IGST लगता है और प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, याद है सभी को। तो ये फर्स्ट टाइम आया तो हमने IGST मान लिया, ठीक है। अब मान लो कि ये दिल्ली के अंदर आया था, दिल्ली के बाद ये अपने ही एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस टाइम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये अपना सामान अपने ही एरिया में कर रहा है, माना तो जाएगा। शायद ये आपके दिमाग में आ भी रहा होगा कि इंट्रा स्टेट है, बट नहीं, ये कहा गया है कि इसे हम इंटर स्टेट मानेंगे, ठीक है, इंट्रा नहीं मानेंगे, इंटर मानेंगे। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है जो हमेशा इंटर स्टेट में आएगी, कि जो टूरिस्ट को दी जाने वाली सर्विसेज है वो भी कंसीडर की जाएगी इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर। ओके, यहां तक इसका इंट्रो हो चुका है। देन अब बढ़ते हैं हमारे ये 4 मेन पॉइंट्स के ऊपर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 क्या कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स other than the place of supply of goods imported into or exported from the India। import और export को छोड़ के गुड्स के केस में बाकी सभी की सभी आइटम्स आपने यहाँ पे इंक्लूड की है, वो सेक्शन 10 के अंदर डिफाइन किया गया। अगर बात की जाए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है, ठीक है, पहले में तो क्या था, अदर देन, दैट मीन्स ये एक्सक्लूड की हुई थी। अगर ये इंक्लूडेड है तो सेक्शन 11 हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करेगा कि कौन सी जगह को मानेंगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। यही समझाया था मैंने यहाँ पे आपको, राइट, मैंने आपको यही समझाया था कि अदर देन है तो ये आ जाएगा सेक्शन 10 के अंदर। अगर बात है कि अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया के अंदर गुड्स की बात, ये आ जाएगा सेक्शन 11 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर सर्विसेज की बात की जा रही है, सर्विसेज में लोकेशन देखी जाएगी, सप्लायर और रिसिपिएंट की लोकेशन विद इन इंडिया है, तो ये सेक्शन 12 के अंदर डिस्कस किया गया है इनके बारे में बातें। अगर ये आउटसाइड इंडिया है, कोई भी आउटसाइड इंडिया हो सकता है, तो यहां पर सेक्शन 13 इनके बारे में एक्सप्लेन करेगा कि क्या कुछ रूल रेगुलेशन यहां पे हमारे लगने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट, याद तो नहीं करना पड़ रहा होगा। देखो इमेज को अपने माइंड में रखो। लास्ट आ जाता है सेक्शन 9 जो कि डिस्कस करेगा टेरिटोरियल वाटर के बारे में। टेरिटोरियल वाटर के बारे में हमने डिस्कस पहले भी किया हुआ है कि ऐसा एक प्लेस होता है जो कि समुद्री एरिया से घिरा होता है, ठीक है, और वहां पर क्या हो रही है, इस मान लो कि ये जो भारत है यहां से इसकी डीलिंग हो रही है, ठीक है, और ये सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई किसे माना जाता था, हम ये देखते थे कि इसका नियर बाय कोस्टल लाइन कहां पर है। कोस्टल लाइन का मतलब समझते हैं ना, कि ऐसी लाइन जहां पर जो लैंड है और जो सी और ओशियंस का जो वाटर है मीट होता है आपस में, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोस्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोस्टल लाइन कहते हैं। जो भी इस टेरिटोरियल वाटर से जिस भी कोस्टल लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी, उसे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। दैट मीन्स वहीं से हम क्या मानेंगे, इसकी सप्लाई हुई है। दैट मीन्स लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर की क्या कंसिडर की जाएगी, डीम्ड इन द नियरेस्ट ऑफ द कोस्टल स्टेट। मान लो कि यहां से इसकी डिस्टेंस पड़ रही है 18 किलोमीटर, यहां से पड़ रही है इसकी 22 किलोमीटर, तो जो नियरेस्ट है उसको हम क्या मानेंगे, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेक्शन 10 किसको एक्सप्लेन करता है कि
अदर देन की बात करता है, ये सेक्शन 11 विद की बात करता है, ये गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं दोनों के दोनों सेक्शन, ठीक है। और ये दोनों के दोनों सेक्शन सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा जो सप्लायर और रिसिपिएंट है लोकेट करते हैं हमारे इंडिया के अंदर, और ऐसा भी सप्लायर है, ऐसे भी रिसिपिएंट है जो लोकेट करते हैं आउटसाइड इंडिया के अंदर। क्लियर है? चलो तो अब सबसे पहले हम सेक्शन 10 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 10 को क्या कहता है कि अब ये देखो, ये कह रहे हैं कि अदर देन द इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया गया, ये अदर देन की बात की जा रही है। मीन्स की सिंपल मीन्स की भारत के अंदर अंदर की बात की जा रही है, चाहे वो गुड्स मूवेबल है चाहे वो गुड्स इमूवेबल है, उनकी बात की जा रही है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है कि अगर सप्लाई हमारी मूवमेंट कर रही है, दैट मीन्स जो गुड्स की जो सप्लाई है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इस केस में लोकेशन क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। मान लो कि मैं यहां हूं, ठीक है, आपने मुझसे बुक्स खरीदी है, ठीक है, तो मेरे पास जो बुक्स थी मेरे लिए वो क्या है, मान लो मेरा बिजनेस ही बुक्स बेचने का है, ठीक है, मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है। तो आपने मेरे से सामान खरीदा, आप मेरे से लेके गए, ठीक है, समझ में आ रहा है, और देन मैं आपको वहां से सप्लाई दे रही हूं, तो गुड्स की मूवमेंट हो रही है ना। या फिर ऐसा है कि बीच रास्ते में मैंने आपको बुलाया, देन मैं वहां पे गुड्स लेकर गई, देन फिर आपने मेरे को पेमेंट की, दैट मीन्स गुड्स की यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। तो इस टाइम प्लेस ऑफ सप्लाई वो माना जाएगा जहां पर फाइनली एट द एंड गुड्स की मूवमेंट मेरे हाथ से फिनिश हो रही है, दैट मीन्स टर्मिनेशन पॉइंट होगा, गुड्स टर्मिनेट या फिर वहां पे जो मूवमेंट है वहां पे एंड हो रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सप्लाई नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट। अगर सप्लाई में क्या नहीं हो रही, इन्वॉल्व नहीं हो रही है मूवमेंट, जैसे कि एग्जांपल मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर भी दिया था, आपने एक आपके पास एक क्या है, गोडाउन है, ठीक है, आपके पास एक गोडाउन और आप उसको सेल करना चाहते हैं। आप है मिस्टर एक्स और यहां है मिस्टर वाई। आपने क्या किया, अपना गोडाउन मिस्टर वाई को सेल कर दिया, और आप ये चाहते हैं कि जो इसके अंदर स्टॉक है, जो इसके अंदर गुड्स रखी हुई है, मैं उसको भी मिस्टर वाई के पास ही सेल कर दूं। तो क्या यहां पर जो इसके अंदर जो रखा हुआ सामान मूव हुआ? नहीं ना। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई तब मानेंगे जब मिस्टर वाई के पास उस गुड्स का पोसेशन आ जाएगा, दैट मीन्स जो प्लेस ऑफ डिलीवरी होगी वो तब मानी जाएगी जब जो रिसिपिएंट है उसके पास वो सामान अवेलेबल हो जाएगा, वेयर द गुड्स मेड अवेलेबल, जहां पे गुड्स वो अवेलेबल होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है असेंबल एंड द इंस्टॉलेशन। कई बार ऐसे गुड्स की भी मूवमेंट होती है जिनको असेंबल करने की जरूरत होती है, जिनको इंस्टॉल करने की जरूरत होती है। जैसे कि मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ आपको अगर पीसी बिल्ड करना है, पीसी पता है क्या होता है, ठीक है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, जो जिसके अंदर जो मॉडिफाइड होते हैं ना पीसी, उनकी बात की जा रही है। मैंने कहा कि अगर आप पीसी खरीद रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको मॉनिटर, मदरबोर्ड चाहिए, राइट, आपको पावर सप्लाई चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका पीसी बिल्ड हो, आपने सब सामान खरीद लिया, आपने रैम खरीद लिया, आपने एसएसडी कार्ड खरीद लिया है, ठीक है, लिक्विड कूलर भी आपने पूरा अरेंज कर लिया है, ठीक है, आपने सब चीज अरेंज तो कर लिया। अब ये एक जो कैबिनेट होता है जिसको हम क्या कहेंगे, सीपीयू का डब्बा है ना, कैबिनेट बोलते हैं ना, आपको उसके अंदर इंसर्ट करवानी है, लगवानी है। तो नॉर्मल सी बात है ना, आपको ऐसे स्पेशलाइजेशन पर्सन के पास जाना पड़ेगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर्सन के कंप्यूटर जहां पर असेंबल होता है वहां जाना पड़ेगा। तो जहां पर ये आप सर्विसेज ले रहे हो गुड्स को असेंबल करने की, वो प्लेस क्या कहलाया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाया जाएगा, प्लेस ऑफ असेंबल। एंड इंस्टॉलेशन को क्या कहेंगे हम, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो जी, फोर्थ पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, गुड्स सप्लाई ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वीनियंस। क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई सामान व्हीकल पे चढ़ाया है, उस टाइम उस गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई हम कब मानेंगे, प्लेस वेयर द गुड्स टेकन ऑन अ बोर्ड, जब उसको चढ़ाया गया उसी टाइम उसको क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। कंसेप्ट क्लियर है बच्चे। ये जो आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कंप्लीट हो गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट केस जो मैंने आपको मूवमेंट ऑफ द गुड्स के बारे में बताया कि वेदर द मूवमेंट बाय द वन पर्सन से हो रहा है, चाहे वो सप्लायर कर रहा है, चाहे रिसिपिएंट कर रहा है, कोई अदर पर्सन के द्वारा गुड्स की मूवमेंट हो रही है, उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो पॉइंट जहां पर फाइनली डिलीवर क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ओके, ये एग्जाम्पल का आंसर ना अब आप मेरे को देना,
ये आपके लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चलो मैं एक का आंसर देती हूँ, दूसरे का आप देना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, श्याम लिमिटेड ऑफ द पंजाब। श्याम लिमिटेड है पंजाब के अंदर, वो सेल कर रही है 100 सेल फोन्स टू अमित ट्रेडर इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो अमित ट्रेडर है उसको क्या कर रही है, 100 सेल फोन सेल कर रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी दोनों की स्टेट डिफरेंट है, तो कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर देखो हरियाणा है और यहाँ पे क्या है, ये पंजाब है, राइट। तो टू डिफरेंट स्टेट है, तो कौन सा लगेगा, आईजीएसटी का कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, अब देखो पंजाब से हरियाणा की ओर गया, तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, जीएसटी हमारा कौन से प्रिंसिपल पे बेस है, डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन हरियाणा है, तो ऑब्वियस ही बात है जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो हमारी क्या होगी, हरियाणा होगी। एंड आईजीएसटी विल बी लिवाई एज इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई। एग्जाम्पल क्लियर है बच्चे, कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर करते जाना। अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप पीछे की ओर भी चले जा सकते हो और देन आप दोबारा से उसको समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर यहां देना है कि ये कौन सी सप्लाई होगी, इसका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमने किया कि अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो वो उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो लोकेशन होगी उस गुड्स की जहां पर हमारे जो रिसिपिएंट ने क्या करवाई है, सर्विसेज ली है। टाइम ऑफ द डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गई। ये अभी हमने समझाया था, दैट मीन्स जब हमारे पास क्या हो जाए, गुड्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास आ जाए। ओके, एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्या है, ए हु लिव इन अ गाजियाबाद। चलो हम साथ साथ इसका ना पिक्चर बना लेते हैं। ए है यहां पर जो कि गाजियाबाद के अंदर है, एंड गो टू दिल्ली, वो दिल्ली गया, कौन गया है, ए ही गया है, एंड परचेज एलईडी फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द सप्लायर बी। और ये दिल्ली जाने के बाद ए ने बी से सामान खरीदा, ठीक है, और एक खुद गया है दिल्ली सामान खरीदने के लिए, और उसने सामान क्या किया, फिर खरीदने के बाद अपनी गाड़ी में रखा और वो वापस आ गया, ठीक है। अब यहां पर किसके पास सामान आया है, क्या ये जो बी है इसने मूवमेंट किया गुड्स की, नहीं, यहाँ पे ए ने मूवमेंट किया, नहीं, एक खुद वहां पे उसकी शॉप पे जाके, इसमें ये भी कंसीडर किया जाएगा अगर शॉप पे जाकर आप लेके जा रहे हो तो वहां पे मूवमेंट नहीं हो रही, तो वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माना जाएगा, एज अ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, राम लिमिटेड ऑफ यूपी गेट एन ऑर्डर ऑफ द 100 सेल फोन्स फ्रॉम द राहुल इलेक्ट्रॉनिक इन द पंजाब। एक राम लिमिटेड है, कहाँ है ये राम जी है, यूपी से बिलोंग करते हैं, उनको एक ऑर्डर मिला कितने सेल फोन का, 100 सेल फोन का, कहां से, पंजाब से, किससे, राहुल से, ठीक है, राहुल से जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। राहुल इलेक्ट्रॉनिक ने इन्फॉर्म किया राम लिमिटेड को, इसने इन्फॉर्म किया राम लिमिटेड को दैट दे विल टेक द डिलीवरी ऑफ द सेल फोन फ्रॉम द राम लिमिटेड फैक्ट्री एट द बरेली। राहुल ने, ये जो राहुल है ना, इसने राम को इन्फॉर्म किया कि जो आप डिलीवरी देने वाले हो ना, मैं उसको आपकी फैक्ट्री से ही ले लूंगा, जो कि फैक्ट्री आपकी मतलब वहां पे बरेली में है, मैं वहीं से ले लूंगा, ठीक है। तो यहां पे है, आ गया जी बरेली, ठीक है। यहां से ये क्या करेगा, अपनी जो डिलीवरी है उस अपना जो सामान है उसको उठाएगा, ठीक है। चलो जी, ओवर हेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज यूपी। सप्लायर कौन है आपका, ये है, राइट। रिसिपिएंट कौन है, ये है, और जहां से सामान उठाएंगे आप कौन सी है, बरेली है। एंड द लोकेशन ऑफ द रिसीवर इज अ पंजाब। हाउ एवर द राहुल, दैट मीन्स रिसिपिएंट की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक हैज एग्रीड टू टेक द डिलीवरी फ्रॉम द राम लिमिटेड बरेली फैक्ट्री। दिस implies that the termination of movement of the cell phone to the Rahul Electronic take place at the factory of the Ram Limited। अब यहाँ पे फैक्ट्री में ही इसकी जो टर्मिनेशन है ना, गुड्स की मूवमेंट की जो मूवमेंट है ना, वो हो ही नहीं रही, उसकी जो सप्लाई है वहीं पे खत्म हो गई है। तो नॉर्मल सी बात है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, जहां पर सप्लाई आपकी फिनिश हो गई है, वो कौन सा प्लेस था, आपकी बरेली था, बरेली इन यूपी, ये आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। क्लियर है बच्चे, यहाँ पे मूवमेंट गुड्स की नहीं हो रही, चाहे वो सप्लायर खुद जा रहा है वहां पर देने के लिए, ठीक है, बट
सॉरी, एक सेकेंड, सप्लायर नहीं जा रहा, बायर खुद आ रहा है, या फिर सप्लायर की कहीं और आपका फैक्ट्री है, वहीं से गुड्स को उठाकर वहीं पर बेचा जा रहा है। जैसे कि दुकान से सामान खरीद के दुकान से ही अपने कस्टमर को बेचते हैं, तो वहां पे नो इन्वॉल्वमेंट गुड्स की मूवमेंट की नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है गुड्स सप्लाई एंड असेंबल और इंस्टॉल्ड साइमल्टेनियसली सेक्शंस 10 सबसेक्शन 1D। क्या कह रहा है कि अगर आपने असेंबल करवाया है, इंस्टॉल करवाया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगी जहां पर हमारे जो आपने गुड्स को असेंबल करवाया, या फिर जैसे कि हमने पीसी का एग्जांपल लिया था, पीसी बिल्ड करवाने आपको खुद वहां पे दुकान पे जाना पड़ेगा। जैसे कि हमने खुद वहां पे पीसी बिल्ड करवाया था, तो स्पेशल हमें शॉप पर जाना पड़ा था। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 5, गुड्स सप्लाई ऑन बोर्ड सेक्शन। जैसे कि आप अपनी व्हीकल के ऊपर कोई सामान लोड कर रहे हैं, तो उस टाइम प्लेस ऑफ लोकेशन क्या माना जाएगी, एट विच द सच गुड्स आर टेकन ऑन अ बोर्ड। उसके ऊपर जब चढ़ाया गया था उसी टाइम से हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब एक पॉइंट आ जाता है जो कि मैंने यहां पे अभी स्किप किया है। क्या कहता है ये कि पर्सन स्टेटेड फॉर अ बिल टू ओन फॉर सप्लाई टू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पता है क्या कह रहा है कि बिल तो किसी और के नाम पे इशू कर दिया, बट सामान किसी और को इशू किया, तो उस टाइम में भाई कौन सी प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। कहने का मतलब कि मान लो यहां पे ये मिस्टर ए, ठीक है, ये है सप्लायर, ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, ये है सप्लायर, ये है बायर, ठीक है, बी से बायर, ठीक है। बायर ने क्या किया, इसको ऑर्डर दिया, मान लो इन्होंने ऑर्डर दिया है एक मशीन का, मशीन छोड़िए, इन्होंने ऑर्डर दिया स्पेयर पार्ट्स का, ठीक है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, टूल्स जिसे हम कहते हैं, उनका ऑर्डर दिया है सप्लायर से। सप्लायर कहते हैं ठीक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही उन्होंने डेट रखी कि मैं आपको सप्लाई करूंगा 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज, तीसरे 3 दिन पूरे होने से पहले ही बीच में एक इंसान आ गया सी, इसने क्या कहा, ये आपके बी का क्या है, कस्टमर है, बी का क्या है, कस्टमर है। इसने इन्हीं स्पेयर पार्ट्स की डिमांड कर दी सेम एज इट इज, और उतनी ही क्वांटिटी का, बाय द डिफॉल्ट ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या हो गया कि इसके अंदर तो सामान किसने ऑर्डर किया, बी से, सी ने ऑर्डर किया, ठीक है, ये भी क्या है, बी का बायर है, ठीक है, 20 कस्टमर लिख लेते हैं, 20 कस्टमर है ये, ओके। तो बी फिर क्या करता है, ए को इंस्ट्रक्शन देता है कि ए भाई साहब आप मेरे को सामान ना देते हुए आप डायरेक्ट इसको यहां पे दे देना। क्यों, मान लो कि ये है पंजाब के अंदर, ठीक है, ये है दिल्ली के अंदर, ये है हरियाणा के अंदर, ठीक है। अब ये क्या सोच रहा है, अगर बी ने अगर डायरेक्ट मंगवा लेता फिर इसके पास भेजता, ये क्या सोचेगा कि पहले तो पंजाब से दिल्ली मेरे पास आएगा, फिर दिल्ली से मैं हरियाणा में इसके पास भेजूंगा, तो कहीं ना कहीं टाइम की वेस्टेज भी होगी और पैसे भी भाई रुके हुए होंगे। तो इसने क्या कहा, पंजाब वाले जो सप्लायर उसे कहा कि आप डायरेक्ट हरियाणा में सी नाम के व्यक्ति को ये गुड्स क्या कर दो, सप्लाई कर दो। तो यहां पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, किसे कंसीडर करेंगे, तो यहां पर 2 पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं। पहला तो इनके बीच में आ रहा है, दूसरा इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, पहला जब कोई भी इंस्ट्रक्शन देगा, अब मेन बिल किसके ऊपर इश्यू होना चाहिए था, मिस्टर बी के ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने तो सामान की ऑर्डर की है। तो अगर इन केस इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ठीक है, कि आप ये सामान किसी और के पास भेज दो जिसने मेरे को ऑर्डर दिया है, तो इस केस में जो पहला प्लेस ऑफ सप्लाई उसे माना जाएगा जहां से इंस्ट्रक्शन आई है, ठीक है। और इवन चाहे गुड्स वहां पे पहुंचा या ना पहुंचा, कोई डजेंट मैटर नहीं है, बट हाँ जो ओनर है उसी ने जो इंस्ट्रक्शन दी है उसी के नाम पे क्या निकलेगा, बिल निकलेगा, और साथ ही साथ उसी ही क्या मानेंगे, उस प्लेस को क्या मानेंगे, रिसिपिएंट द प्लेस ऑफ द सप्लाई मानेंगे। क्लियर है। देन सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि यहां से जो यहां तक गुड्स पहुंचा है, तो यहां पे भी तो सप्लाई हुई है ना, तो इस केस में जो आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी सी पॉइंट की, ओके, इसकी मानी जाएगी सी पॉइंट की मानी जाएगी। देखो यहां पे यही चीज लिखी हुई है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगी, जो आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन था, मैंने वही एग्जाम्पल उठाया क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने के लिए। देखो सुरेश जो ट्रेडर है,
अ डीलर इन अ फर्नीचर में डील करता है, लोकेटेड इन यूपी में रहता है, रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम द जैन ट्रेडर। अब मैं इसका थोड़ा सा ढांचा बना लेते हैं। क्या कहता है, मैं इसको यहीं पे बना लेती हूँ, मैं इसको रफ करती हूँ, ऊपर जो है ना यहीं बन सकता है हमारा सही से ये। चलिए 1 मिनट का समय दीजिए मुझे कि मैं आपको एग्जाम्पल, उम्मीद करती हूँ जो अभी तक हम समझ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलो तो देखो क्या लिखा हुआ है, सुरेश जो है ट्रेडर है यूपी में, हम एस के नाम से डिनोट करेंगे कि एस है पर्सन जो कि यूपी में है, फर्नीचर में डील करता है, और उसे जैन जी से क्या मिला है, ऑर्डर मिला है। और जैन जी देखते हैं कहां से बिलोंग करते हैं, ऑर्डर फ्रॉम द जैन ट्रेडर एज ए लोकेटेड इन अ यूपी, ये भी यूपी से ही क्या है बिलोंग करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, कौन सी रेट लगेगी जीएसटी में, कौन सा ये एप्लीकेबल होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये इंट्रास्टेट सप्लाई है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या कहते हैं कि द ऑर्डर इज फॉर द सप्लाई ऑफ 50 टेबल्स का ऑर्डर दिया है जैन ट्रेडर ने सुरेश जी को। तो हम यहां पे लिख देते हैं, जैन जी ने क्या दिया है, ऑर्डर दिया है सुरेश जी को 50 टेबल्स का। कितनी टेबल्स का, 50 टेबल्स का। ओके जी, नीचे क्या लिखा हुआ है, विद एन इंस्ट्रक्शन टू शिप द टेबल टू द ओम हार्डवेयर लोकेटेड इन द दिल्ली। ओम हार्डवेयर इज अ कस्टमर ऑफ द जैन ट्रेडर। जैन ट्रेडर का कस्टमर है कौन, ओम जी। ये ओम जी क्या है, जैन ट्रेडर के कस्टमर है जो कि दिल्ली के अंदर बिलोंग करते हैं, और इन्होंने ही क्या कर दिया, इस टेबल की जो आपने ऑर्डर दिया था अब वही टेबल इन्होंने ऑर्डर की है, ठीक है। अब इनकी इंस्ट्रक्शंस है, द फर्स्ट ट्रांजेक्शंस क्या होगी, क्या बिटवीन द सुरेश एंड द जैन ट्रेडर, जो मेन होल्डर था सप्लायर और जो मेन बायर था उनके बीच की बात कर रही है कि द सुरेश ट्रेडर इज द सप्लायर ऑफ द टेबल एंड द जैन ट्रेडर इज अ बायर। अकॉर्डिंगली द सुरेश ट्रेडर बिल द ट्रांजेक्शन टू द जैन ट्रेडर। सुरेश ट्रेडर क्या करेगा, जैन ट्रेडर को एक बिल ट्रांजेक्शंस देगा, बिल की इशू करेगा जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि इसने कितना सामान खरीदा है। And as per the instruction, ship the goods to the Om Hardware in the Delhi. बिल तो किसके ऊपर नाम पे इशू होगा, जैन ट्रेडर के नाम पे इशू होगा, पर जो सामान है जैन ट्रेडर के इंस्ट्रक्शन से वो सामान दिल्ली के अंदर जाएगा ओम के पास जी, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया है। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं कि सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है कि बिटवीन द जैन ट्रेडर एंड द ओम हार्डवेयर की बात की जा रही है। पहली तो समझ में आएगी कि इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, इसको इन्फॉर्मेशन दे दे कि आपको सामान यहाँ पहुंचाना है। अब बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच के बारे में, ठीक है। क्या कहता है कि जैन ट्रेडर इज द सप्लायर, इस टाइम क्या है, जैन ट्रेडर क्या है, सप्लायर है, राइट। किसका सप्लायर है, ओम का, क्योंकि ये इसका कस्टमर है तो नॉर्मल सी बात है इस केस में तो ये सप्लायर ही बनाना है ना। इन दोनों के केस में ये सप्लायर है भाई, क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चे, इतना मुश्किल नहीं है जितना आपने ऐसा इशू जनरेट किया हुआ था कमेंट बॉक्स के अंदर कि ओम ट्रेडर इज अ बायर हो गया, जैन ट्रेडर बिल द ट्रांजेक्शन टू द ओम ट्रेडर ओम हार्डवेयर एंड द एंड्रोज द लोरी रिसिप्ट, एक सेकेंड, लोरी रिसिप्ट इन फेवर ऑफ द ओम हार्डवेयर। दिस लोरी रिसिप्ट विल बी द अनेबल ओम हार्डवेयर टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। Over here the instruction from the Jain trader, Suresh trader ship the aluminum ladder to the Om hardware located in the Delhi here। तो अब ये देखो कि किसको क्या कुछ माना जाएगा पूरी ट्रांजेक्शन में। अब यहाँ पे इन दोनों की ट्रांजेक्शन दिखाई गई थी, अब यहाँ पे तीनों की ट्रांजेक्शन दिखाई जा रही है कि जैन ट्रेडर जो मेन बायर था उसको थर्ड पर्सन कहलाया जाएगा क्योंकि उसके बीच में तो बस बिल इशू किया जा रहा है। एंड प्लेस ऑफ द सप्लाई शैल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन। यूपी अकॉर्डिंगली द सुरेश ट्रेडर चार्ज CGST SGST ऑन द बिल, क्योंकि बिल जिसके नाम पे इशू होगा उसी के ऊपर तो चार्ज लगता है ना, CGST SGST। ओके जी। एंड देन सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, ट्रांजेक्शन बिटवीन द जैन ट्रेडर एंड देयर इज अ ओम हार्डवेयर विल बी द इंटरस्टेट होगा और IGST क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है कि बिल किसी और के नाम, सप्लाई किसी और के नाम, और ये दोनों डिस्कस किए गए सेक्शन 10 सबसेक्शन 1B के बारे अंदर, क्लियर है। अब यहां पर पता है आपको, आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है,
सेक्शन 10 आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 11 के अंदर, जब हम क्या करते हैं, सामान बाहर से मंगवाते हैं। इसके अंदर तो हमने पढ़ा सामान अंदर से है, जिसकी बात की गई कि मूवमेंट ऑफ द गुड्स, नॉन मूवमेंट ऑफ द गुड्स, असेंबल किया है या फिर गुड्स क्या किए हैं, शिप करवाए गए हैं फ्रॉम द व्हीकल के ऊपर क्या किए गए हैं, चढ़ाए गए हैं। और इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट जो था बिलिंग का, कि बिल किसी और पे और शिप किसी और पे किया जा रहा है, ये कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब सेक्शन 10 बिल्कुल छोटा सा है, क्या कहता है सेक्शन 11 ये बात करता है उन गुड्स की जो कि आपने इंपोर्ट किए हैं या फिर एक्सपोर्ट किए हैं। अब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब तो पता होगा ना, ये है इंडिया, ये है यूएसए। दूसरा केस और लेके चलते हैं, ये है इंडिया और ये है यूएसए। जब भारत किसी से सामान मंगवाता है, ठीक है, जब भारत में कहीं किसी और कंट्री से सामान आता है उसे हम कहते हैं इंपोर्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, गुड्स बॉट इनटू अ कंट्री। भारत के अंदर आया है फ्रॉम द अनदर कंट्री, दैट मीन्स अस इंपोर्ट। ओके, अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए, जब क्या करते हैं हम दूसरी कंट्री को सामान प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान सेल हो रहा है। समझ पा रहे हो, हमारी कंट्री से सामान बाहर जा रहे हैं। क्या करें कि गुड्स बॉट इनटू अ कंट्री फ्रॉम अनदर, सॉरी ये तो हो गया इंपोर्ट की डेफिनेशन। गुड्स प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, जो सामान हमने अपने भारत के अंदर प्रोड्यूस किया गया था बट सेंड कहां किया है, अनदर कंट्री के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे। ठीक है, इस टाइम पर ये तो हो गया भाई इंपोर्ट, जब भारत मंगवा रहा है, राइट। और ये क्या है, एक्सपोर्ट, जब हम क्या कर रहे हैं, भारत किसी को दे रहा है। अब जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट के टाइम पे हमारी कौन सी ड्यूटी लगती थी, याद है, मैं इसलिए इतना डीप पता है क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये पॉइंट्स हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बट बच्चों की कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हर कंसेप्ट, इवन चाहे मुझे 10 बार रिपीट करना पड़े मैं वो भी करूंगी, बट आपको उस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इंपोर्ट के टाइम हमारे ऊपर कौन सी ड्यूटी लगती थी, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस IGST लगता था। और एक्सपोर्ट के टाइम पे हमारे ऊपर हम क्या लगाते थे, GST नहीं, वो क्योंकि वो सामान किसी और पे जा रहा है तो प्लेस ऑफ कंजप्शन क्या है, दूसरी कंट्री है, क्योंकि हमारी जो कंट्री के अंदर जो GST का प्रिंसिपल है डेस्टिनेशन बेस्ड है, कि जहां पर कंज्यूम होगा वही प्लेस, वही कंट्री, वही स्टेट क्या करेगी, टैक्स को कलेक्ट करेगी। तो यहाँ पे तो हमारे से बाहर चला गया तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है ना। तो यहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा इंपोर्ट के केस में, यहाँ पर इंपोर्टर क्या होगा, लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अब हमने मंगवाया है इंडिया के अंदर, मान लो कि इंडिया के अंदर भी ये आया है, ये मंगवाया है दिल्ली से, दिल्ली वालों ने मंगवाया है, क्या वो डायरेक्ट यूएसए से दिल्ली आ जाएगा, नहीं ना, पहले पोर्ट पे आता है, बंदरगाह पे आता है। मान लो कि मुंबई के अंदर आ गया, मुंबई पोर्ट पे आया है, तो यहां पे आया तो मुंबई पोर्ट पे है, यूएसए से मुंबई पोर्ट पे आया, बट प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही मानी जाएगी। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है बच्चे आपका। चलो तो कहने का मतलब, इंपोर्ट इनटू इंडिया शैल बी द लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर क्या कंसीडर की जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी। इज इट क्लियर है? ओके, अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, तो उस टाइम हम क्या मानेंगे, उस लोकेशन को मानेंगे जहां पर ये एक्सपोर्ट हो रहा है, लोकेशन आउटसाइड द इंडिया। क्लियर है? अब और अच्छे से यहां से समझ में आ सकता है आपको। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो सेक्शन 11 स्पेशली डिफाइन करता है, जब हम सामान क्या करते हैं, इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट के केस में लोकेशन ऑफ इंपोर्टर हमारी क्या होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। अगर बात की जाए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो लोकेशन ऑफ द आउटसाइडर की क्या होगी, हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। क्लियर है? सेक्शन 11 भी कंप्लीट हो गया। देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रही है। अगर आपको एक बार जब अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए ना कि चल क्या रहा है भाई, है ये चल क्या रहा है, उनके बारे में बात की जाए। अगर ये देखो ये भी हो गया जो कि गुड्स के बारे में, यहाँ पे जो बात सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन जो B था ना, वो थोड़ा सा अलग था, उसको ध्यान से समझना है आपको। और यहाँ पे तो बिल्कुल आसानी है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की बात की गई है। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 12 के ऊपर। सेक्शन 12 क्या कहता है कि जो आपकी जो सप्लायर है एंड द रिसिपिएंट हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनकी बात की जा रही है। चलो फिर इसको ना ऐसे करते हैं, हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ द सर्विसेज,
किसे हम इनको ये कंसीडर किया जाएगा, किसको नहीं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स आते हैं ना, क्योंकि इनको भी आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे हम कंप्लीट तो नहीं, रिमेनिंग पॉइंट्स जो कि सेक्शन 12 है और सेक्शन 13, यही दो रहते हैं हमारे सेक्शन। अदरवाइज हमारा सेक्शन इंट्रोडक्शन भी हो गया है, सेक्शन 10 भी हो गया है, सेक्शन हमारा 11 भी हो गया है, सेक्शन 9 भी हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इन दोनों सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, 12 एंड 13, जो कि है प्लेस ऑफ सप्लाई, किसके रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग। ओके, चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।